तो हाय 9 क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 5 और इस अध्याय का आखिरी सवाल को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो हमें क्या दिया हुआ है, 5वां सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। तो आप देख पा रहे होंगे इस आकृति में कि पी क्यू और आर एस दोनों एक दर्पण है और जो दोनों एक दूसरे के समांतर पर रखे हुए हैं। मतलब पी क्यू के समांतर में हमारी आर और एस दर्पण है। ओके, एक आपतन किरण जिसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, ए बी दर्पण और पी क्यू से बी पर टकराती है। बी पर टकरानी मतलब ये पी क्यू जो रेखा है, यहाँ ए से अगर लाइट या उजाला दोगे आप लोग तो बी पर टकराती है। ठीक है, और टकराने के बाद परावर्तन किरण मतलब यहाँ पर जब आप ए से यहाँ से लाइट जलाओगे इस दर्पण पर तो यहाँ से टकराकर ये परावर्तन हो रही है और सी पर जाके रुक रही है और फिर सी और डी बन रहा है। यही सवाल में लिखा होगा। पथ बी और सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है, मैंने बोला था ना सी पर टकराती है, तथा पुनः सी और डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है, जो ए बी रेखा है वो सी डी के बराबर है। मतलब ये जो ए बी है ना, ये सी डी के बराबर है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। साइंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है। यहाँ पर अगर लाइट मारोगे तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इधर जाएगी और ये इस तरीके का बता रहा है। और हमसे बोल रहा है ये वाली रेखा के बराबर है कि नहीं, बस इतना प्रूफ करना है। और हाँ, यहाँ तक क्या है तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यार। परावर्तन और क्या बोलते हैं उसको, आपतन किरण और परावर्तन किरण के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो किरण आपने यहाँ से मान लेते ये ए और ये हमको दिया हुआ बी, तो यहाँ पर आपने लाइट स्टार्ट करें। मतलब आपतन किरण कहना चाहिए कि ओरिजिनल लाइट, क्या बोलना चाहिए, ओरिजिनल वाला लाइट जो परछाई नहीं है, क्या है, ओरिजिनल लाइट है। अब यहाँ से अपने ओरिजिनल लाइट को यहाँ पर मारे इस दर्पण पे या इस आईने पे, तो ये आईने से क्या हुआ, परछाई बनी है। और परछाई को हम यहाँ पर बोलते हैं परावर्तन किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तन किरण। बस ये 2-3 शब्द मुझे समझाने के लिए बता दिया मैंने कि आपतन किरण आपका ओरिजिनल वाला लाइट और परावर्तन किरण मतलब उस ओरिजिनल लाइट का परछाई कह लो। चलिए ठीक, बाकी आपको आगे मैं साइंस कभी पढ़ोगे आप में से तो मैं आपको जरूर कभी समझाऊंगा। चलिए इसको हल कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं हल। हल में हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, जो हमको ज्ञात है। तो यहाँ हम लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में हमको बस इतना दिया हुआ है कि पी क्यू जो दर्पण है वो आर एस दर्पण के बिल्कुल समांतर पे रखा हुआ है, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमको लिखना है सिद्ध। सिद्ध क्या करना है भाई, हमको सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो सी और डी के समांतर में या बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ना इन दोनों को बराबर करने के लिए, मतलब ए और बी और सी और डी को बराबर करने के लिए आपको ना एक लंब खींचना पड़ेगा। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा करता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि समझा पाऊँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक लंब खींचना है आपको। बी जो पॉइंट है, बी वाले पॉइंट से एक ऐसा एक लंब खींचना है। और लंब आपको सबको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ सी से भी एक लंब आपको खींचना है। तो इस तरीके के आपने 2 लंब खींच लिए। थोड़ा साइज का बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। चलिए, दिख रहा है आपको। चलो, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 लंब हमने खींच दिए, इसका नाम भी कर रख लेते हैं बी और इसका नाम रख लेते हैं हम एम, और यहाँ सी से इसका नाम रख लेते हैं एल। ठीक है, नामकरण हमने सब कर दिए। चलो, नामकरण भी कर दिए। अब इधर चलते हैं। अरे यार, ये तो इसको मिटाना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं भी दोबारा से खींच देता हूँ, क्या दिक्कत है। एक लंब ऐसा और एक लंब ये। चलो, नाम भी रख दिए थे हमने, बी और एम इसका नाम रख दिए थे, सी और एल इसका नाम रख दिए थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। अब आगे हमको क्या लिखना है, हमने रचना करें। रचना मतलब होता है कि हमने एक नई इस आकृति में नया कंस्ट्रक्शन करें या नई चीज बनाए, तो उसके बारे में हमको यहाँ जानकारी देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं रचना। रचना क्या करें, हमने बी एम लंब खींचे हमने किस रेखा पर, पी और क्यू रेखा पर खींचे। और क्या करें हमने सी और एल, ये देख पा रहे हो ना, सी और एल एक और लंब खींचे। ये लंब का साइन है, ठीक है। लंब खींचे हमने कौन सी रेखा पर, आर और एस रेखा पर। बस हमने रचना करे तो वो उसके बारे में जानकारी हमने सवाल में दे दी। अब आगे हमको करना है, प्रश्नानुसार लिख सकते हो या प्रमाण लिख सकते हो आप। हम प्रमाण लिख लेते हैं। अब और भी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, और इस आकृति में और कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमने ये पढ़ रखा है कि ये जो है आपतन किरण है
और इससे ये जो किरण जा रही है ये परावर्तन किरण है। और मैं एक और चीज़ थोड़ा साइंस का बता देता हूँ ताकि और भी डाउट आपका क्लियर हो जाए साइंस से रिलेटेड भी। अब मान लीजिए ये यहाँ से अपने ये टॉर्च बना देता हूँ, ऐसा टॉर्च बना दिया, मेरा टॉर्च नहीं बन रहा भाई साहब। ये लाइट यहाँ से पड़ा और यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट हो गया। ओरिजिनल वाली लाइट ये वाली है और ये वाली लाइट हमारी परछाई है, पर इसके बीच में जो कोण बन रहा है ना भाई, ये बीच में जो बन रहा है ये दोनों ने एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसी कहानी यहाँ पर भी बन रही है कि ये वाला जो कोण होगा ये एक दूसरे के बराबर होंगे। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ पर मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ समझ में आए, सवाल अच्छा है ना क्योंकि। तो ये वाला पॉइंट और ये, अब इनका नामकरण भी कर देते हैं हम। इस वाले कोण का नाम रखते हैं हम 1 और इसका नाम रखते हैं हम 2, इसका नाम रखते हैं हम 3 और इसका नाम रखते हैं हम 4। तो 1 2 3 4 रख लिए और मेरे ख्याल से ये नाम रखने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी आपको। चलो और कुछ नहीं, तो इस हिसाब से हमारा 1 और 2 दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर में हो जाएंगे। बराबर में क्यों होंगे वो भी बताता हूँ। कोण 1 बराबर में कोण 2, इस हिसाब से कोण 3 और कोण 4 भी बराबर होंगे। क्यों होंगे वो भी बता रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाओ। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्योंकि आपतन कोण मतलब ओरिजिनल वाली जो लाइट है वो परावर्तन में यानी परछाई के बिल्कुल क्या होगी, बराबर होगी। परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होगी। तो इस हिसाब से हमारे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। चलो ये सीख भी कर लिए। अब आगे क्या करना है, अब आगे आपको लिखना है, चूंकि हमको ये ज्ञात है कि पी क्यू जो रेखा है वो आर एस रेखा के बिल्कुल क्या है, बराबर में है। अब देख पा रहे हो ना, आपको सवाल में दिया था कि पी क्यू जो रेखा है वो आर एस के बराबर में, और जो बी और सी जो है, ध्यान से देखना, बी और सी वो एक तिर्यक रेखा है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो तो मैंने आपको तिर्यक रेखा के बारे में जरूर बताया हूँ। तिर्यक रेखा पर एकांतर कोण बनता है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ें करेंगे, पी क्यू तथा आर एस को बी सी रेखा या बी सी रेखा काटती है। और जब भी किसी समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस रेखा पर एकांतर कोण बनने के बड़े अनुमान होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कोण नंबर 2 है और कोण नंबर 3 है। ध्यान से देखो, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, कोई दिक्कत नहीं है। एकांतर कोण हमने पढ़ रखा है, एकांतर कोण के बारे में जानकारी भी हमें। अब आपने ऊपर क्या देखे थे कि कोण जो 2 है, यहाँ पे देखिएगा कोण 2 है वो 1 के बराबर में, तो मैं कोण 2 की जगह 1 भी लिख सकता हूँ। और कोण जो 3 है वो कोण 4 के बराबर में, तो ये लीजिए भाई, एकांतर कोण से बराबर नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर बराबर कर रखा है कि कोण 1 के बराबर में कोण 2 है और कोण 3 के बराबर में कोण 4 है, तो उल्टा सीधा एक समान लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ इसको क्या करते हैं, हम समीकरण के नाम भी दे देते हैं, ये और आसान हो जाएगा। तो कोण 2 और 3 को इसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1, और कोण 1 और कोण 4 को रख लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2, क्या बोला मैंने, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ने पर कुछ मिलेगा। देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 को ले लेते हैं भाई साहब। तो कोण 1 कोण 2 बराबर कोण 3 और कोण 4। अब कहाँ कहाँ देख लीजिएगा, 1 और 2, 3 और 4, 1 और 2, 3 और 4 ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो गए, बराबर हो गए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर आपको 2 कोण और भी बनते हुए देख रहे होंगे। अगर हम लोग ABCD में देखा जाए तो क्या बन रहा है, यहाँ देखते हैं, A, B और C। ध्यान से, A, B और C इन दोनों के बीच में 1 और 2 बन रहा है। तो 1 और 2 कहाँ बन रहा है हमारा, कोण A, B और C में। ओके, अब 3 और 4 कहाँ बन रहा है, तो आप वो भी बता सकते हो, B, C, D। ध्यान से, B, C और D इन दोनों के बीच में जो युग्म है यहाँ पे 3 और 4 बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कोण B, C और D। यहाँ तक के बिल्कुल परेशानी नहीं है। अब हमको ये समझ में आ चुका है कि भाई जो 1 और 2 है ये एक दूसरे के बराबर है, और 3 और 4 ये एक दूसरे के बराबर है। और एक और चीज़
कि ये वाला जो पूरा कोण हो चुका है ये पूरे कोण के बिल्कुल बराबर में। हमने यहाँ खुद देखे ना 1 और 2 3 और 4 के बराबर में। अगर मैं मान भी लूँ यहाँ अगर हम 60 डिग्री बना रहे हैं तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा नहीं, मतलब मैं ऐसा एज्यूम करने को बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अब एक और बार बता रहा हूँ कि ये वाले जो कोण है वो ये वाला कोण के बराबर हो गया। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है। क्या प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ से ए और बी जो रेखा है वो सी और डी रेखा के बिल्कुल क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एकांतर युग्म इसके, ये देखो मैंने बताया था ना, एकांतर युग्म ये वाले जो कोण है ये वाले कोण के बिल्कुल बराबर हो गया। और एक और चीज यहाँ पे अंत में खत्म होने से पहले पूरा ही डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जब भी एकांतर कोण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में होते हैं, मान लो ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो इसके पास में जो बनने वाली भुजा होती है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती है। ये वाली भुजा के बिल्कुल क्या होगी, बराबर में होगी। और हमें सवाल में यही बोला है कि ये वाली भुजा बताइए और ये वाली भुजा एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो हो गई ना मेरे भाई, आपने ये दोनों कोण तो बराबर कर दिए। तो बस अब यहाँ लिख दीजिएगा फाइनल कि ए बी सी डी के बराबर है एकांतर कोणों के युग्म के कारण, एकांतर कोणों के युग्म एक दूसरे के समांतर है, इसीलिए ए और बी सी और डी रेखा के बिल्कुल बराबर होगा। तो यहाँ पर ही हो जाता है सिद्ध। थोड़ा वीडियो लंबा है पर मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करा हूँ। अगर आपको वीडियो सच में समझ में आ रहा है या पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगले प्रश्नावली। अब तो अगला अध्याय जाएगा हमारा 7वां त्रिभुज, उसमें मिलते हैं। चलिए।